चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू में स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्ञान बिंदु का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका प्लेलिस्ट में है। आइए चैप्टर नंबर 2। कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है वैसे कोशिका को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू, उत्तक कहते हैं। ठीक है, आगे कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। अभी तो पढ़ें, फिर आगे कि हमारा तीसरा नंबर, दूसरा तो गलत है। तीसरा, पादप और जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। आगे आइए, दूसरा नंबर, उच्च एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। गलत है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में दोनों नहीं पाए जाते हैं। उत्तक हमें कभी एक कोशिकीय नहीं होगा। कोशिकीय के समूहों को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इसलिए एक कोशिकीय होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? दूसरा गलत होगा, 1 और 3 सही है। चलिए तीसरा, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है। क्या होता है? लगभग एक समान होती है। तो दोनों के उत्तकों में एक दूसरे का बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पौधा के उत्तक और जंतु के उत्तक दोनों अलग क्यों होते हैं? तो पौधे में कई गति नहीं होती, कोई गति नहीं होती। सही बात है, पौधे में कोई गति नहीं होती, परंतु जंतु में गति होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जंतु। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। पौधे में क्या वृद्धि? कुछ क्षेत्रों में भी सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। क्या होता है? पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित रहती है, कुछ क्षेत्र में ही पौधे में वृद्धि होता है। लेकिन जंतु में क्या है? एक समान वृद्धि होती है। जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। आगे, जंतु तथा पौधे के अंतर्गत की बनावटी पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। सही बात है, जंतु और पौधे का क्या होता है? बनावटी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि चारों को चारों क्या है? सही है। चारों को चारों क्या है? सही है हमारा। आज क्या जाइए, हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया? मेयर। बोलिए ना, हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया? मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया? मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द मेयर शब्द का प्रयोग कौन किया था? हिस्टोलॉजी तब मेयर किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक विशेष कार्य के समान कोशिकाओं के समूह को, अभी तो क्वेश्चन पढ़ते ऊपर में दो स्टेटमेंट था, तो क्या कहते हैं? उसको उत्तक कहते हैं। उसको उत्तक कहते हैं। किसी एक उत्तक में एक ही प्रकार और विशेषताओं के कोशिका पाए जाते हैं। सही है, किसी एक उत्तक में एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। वही बात लिखा हुआ है, एक ही प्रकार की विशेषता वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? एक उत्तक कहते हैं। सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार और बनावट की कोशिकाएं होती हैं। कुछ उत्तक में विभिन्न प्रकार के क्या होता है? आकार और बनावट होता है कुछ उत्तक में। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे आइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाजित उत्तक का बारे में क्या सही है? तो उत्तकों में कोशिकाओं का विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। सही बात है, यानी कि विभाजक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजन करता है तो ही ना उसका होता है, पादप में वृद्धि होता है। सही, एकदम सही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन के बाद ही हमारा पौधे में वृद्धि संभव हो पाता है। आगे क्वेश्चन सही है। विभाजित उत्तक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही ऊपर लेते हैं? तो विभाजित क्या कहते हैं? विभाजित उत्तक का कहने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जीवित कोशिका बना होता है, और जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या सही है? तो कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। कोशिका के केंद्रक बड़े बड़े होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। एकदम सही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रस अधिक मात्रा में होगा और वो जीवित होगा। याद है, कोशिका केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। क्या गलत है इसमें? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाजित उत्तक में कोशिकाओं की राजधानी बहुत बड़ी बड़ी होती है। गलत है, राजधानी बड़ी बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि शीर्षस्थ विभाजित उत्तक का उत्तरदायी है लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ। लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ, याद रखिए, लंबाई वृद्धि के लिए शीर्षस्थ होता है। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक वृद्धि के लिए लंबाई वृद्धि, वही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही जो कि लंबाई की वृद्धि को, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है शीर्षस्थ विभाजित उत्तक। और वृक्ष के छाल के नीचे के कैम्बियम पार्श्व विभाजित उत्तक का संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम यानी कि संवहन उत्तक कौन कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन उत्तक है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहता है। और वृक्ष के छाल के नीचे के कैम्बियम का उदाहरण है पार्श्व विभाजित उत्तक का। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का उदाहरण लेटरल, उसी को कहते हैं पार्श्व विभाजित उत्तक। उत्तक में
द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कैम्बियम क्या है? द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तने के घेरे को बढ़ाने के लिए द्वितीय वही उसी को कहते हैं द्वितीय विभाजित उत्तक या फिर पार्श्व विभाजित उत्तक या फिर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसी को कहते हैं मतलब तने के घेरे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है पार्श्व विभाजित उत्तक। पौधे के स्थायी, अगला क्वेश्चन, पौधे के स्थायी उत्तक में के कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता नहीं होती है। पौधे के स्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, एकदम सही है। पौधे के स्थायी, जो अस्थायी हो गया उसका विभाजन नहीं होगा, जो स्थायी हो गया उसका विभाजन नहीं होगा। अविभाजित की उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में स्थायी उत्तक यह सही बनता है। स्थायी उत्तक कैसे बनता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही धीरे धीरे जो अपना विभाजन क्षमता खो देता है, उसके बाद वह स्थायी उत्तक का निर्माण करता है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। आगे जी अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री तने में विद्युतीय विभेदक नहीं होता है। सही बात है, एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता, इसीलिए विद्युतीय वृद्धि नहीं होता है। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता है, एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए द्वितीय वृद्धि नहीं होता है। अगला, जीवन चक्र के लिए प्रारंभ में बनते हैं और प्रारंभिक पादप शरीर बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि कौन सा प्राथमिक विभाजित उत्तक कहते हैं, तो याद रखिएगा शीर्षस्थ विभाजित उत्तक, अंतर्वेशी विभाजित उत्तक। शीर्षस्थ विभाजित उत्तक के ही से ही अंतर्वेशी विभाजित उत्तक का निर्माण होता है। शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अंतर्वेशी मतलब कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण होता है, जो पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ से में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर में बनते हैं। दोनों के दोनों सही है हमारा, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी। संवहन उत्तक का निर्माण हमारा पार्श्व विभाजित उत्तक के द्वारा होता है, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम का निर्माण, जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम तीनों का निर्माण होता है पार्श्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत संवहन उत्तक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, मृदु उत्तक पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा तो सिंपल टिश्यू का प्रकार है। सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंपल टिश्यू हम लोग पढ़े थे कि सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है भोजन को संग्रहण करना, स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है पौधे को मजबूती प्रदान करना, कोलेनकाइमा का काम होता है कि वो क्या होता है, लचीलापन पौधे को प्रदान करना, याद रखिएगा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह का टिश्यू होता है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू 3 प्रकार का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 प्रकार का हो गया। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो हमारा जल के संवहन में काम करता है और फ्लोएम जो होता है वो पौधा में भोजन को संवहन करता है। आगे जी अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका पाई जाती है किसमें? स्थूलकोण उत्तक में और मृदु उत्तक में पाई जाती है। और दृढ़ कोण क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा मृत होता है। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा जो होता है मृत होता है। स्क्लेरेन्काइमा मृत होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और तीनों में कौन मृत होता है? स्क्लेरेन्काइमा मृत होता है और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जीवित होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। मृदु उत्तक मुख्य कार्य है वही पैरेन्काइमा। मृदु उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। अभी बताएं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों का कार्य बताए हैं। तो पैरेन्काइमा का भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। और एरेन्काइमा किन पौधों में पाया जाता है? एरेन्काइमा हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स में पाने के कारण एरेन्काइमा क्या होता है? तो एरेन्काइमा हाइड्रोफाइट्स जो वैसा पौधे जो पानी में तैरते रहते हैं, वैसे पौधे जो तैरते रहते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा का देखे हम लोग खाए होंगे, तो सिंघाड़ा का जो होता है तो वैसे क्या होता है, पानी में तैरते रहता है और सिंघाड़ा उसमें फरता है। सिंघाड़ा फल होता है, वो खाने वाला नहीं सिंघाड़ा। तो उसको क्या कहते हैं? उसमें एरेन्काइमा रहता है, उसी की वजह से पानी में वो तैरते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स का में ही आता है। जलोद्भिद में के कारण जल में तैरता है। जलोद्भिद में वायु उत्तक के कारण वो तैरते रहता है। कोशिकाएं जीवित होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाएं जीवित होती है भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। याद रखिए, कोलेनकाइमा पेक्टिन की बनी होती है, कोलेनकाइमा पेक्टिन की बनी होती है और भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, पेक्टिन की बनी होती है, कोलेनकाइमा पेक्टिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, केवल तरुण पौधे में कोलेनकाइमा यानी कि लचीलापन किसने में होगा? जो तरुण पौधा उसको कहते हैं जो छोटे पौधे हैं, और छोटे पौधे में लचीला ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको स्थूलकोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा में होता है। आगे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन बोले तो स्थूलकोण यानी कि कोलेनकाइमा। जहाँ लचीलापन वहाँ कोलेनकाइमा का काम होता है। अच्छा ठीक हो गया। तो हम कोलेनकाइमा बोले थे। केवल तरुण पौधे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से देख लीजिएगा। बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है। तो ठीक तो बोलते हैं कि तरुण पौधे में कोलेनकाइमा पाया जाता है, तो कहाँ नहीं पाया जाएगा? तो तरुण पौधे में पाया जाएगा, तो बड़ा पौधे में तरुण नहीं पाया जाएगा। एकदम सही है।
तो छोटे छोटे पौधा क्या होता है, तो छोटे छोटे में लचीलापन ज़्यादा होता था, जहाँ जहाँ लचीलापन ज़्यादा वहाँ वहाँ कॉलन काइमा ज़्यादा। कॉलन काइमा मतलब स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक के तरुण पौधों में ज़्यादा पाया जाता है, बड़े बड़े उस वृक्ष में नहीं पाया जाता। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 27 में, जड़ में कौन पाया जाता है, स्थूल कोण उत्तक। जड़ लचीला होता है इसलिए कॉलन काइमा पाया जाता है, जड़ में स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है, स्थूल कोण उत्तक। कोशिका में भित्ति लिग्निन कहाँ पर, दृढ़ लिग्निन स्केलन काइमा में, लिग्निन स्केलन काइमा में, लिग्निन एसन काइमा में। तो याद रखिएगा कॉलन काइमा में पैक्टीन, कॉलन काइमा में पैक्टीन, स्केलन काइमा में लिग्निन, स्केलन काइमा में लिग्निन, स्केलन काइमा में लिग्निन, लिग्निन लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण मोटी हो जाती है। याद रखिएगा स्केलन का दृढ़, दृढ़ में लिग्निन, दृढ़ उत्तक में लिग्निन, दृढ़ उत्तक में लिग्निन। आज क्वेश्चन नंबर 29, पौधे के कुछ भाग मुड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं, तो तने की निम्नता होती है दृढ़, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। इसका होना चाहिए था कॉलन का में, लेकिन कॉलन का में है, ये नहीं है। लचीलापन का बात है, कॉलन का में अगर स्थूल कोण उत्तक इसमें ऑप्शन में रहता तो स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक नहीं होता, इसे नहीं है, इसीलिए हम लोग दृढ़ उत्तक इसमें मारेंगे। अजय पटुआ, पटुआ यानी कि जूट में किस उत्तक की प्रचुरता होती है, तो पटुआ में दृढ़ उत्तक यानी कि स्केलन का में, पटुआ में स्केलन का में, पटुआ में स्केलन का में होता है, उसमें क्योंकि रेशा होता है पटुआ में, जूट में। अजय फलों और बीजों में कठोर आवरण दृढ़ उत्तक, फलों और देखते नहीं है हम लोग, उसमें क्या होता है, स्केलन कैमा होता है, दृढ़, दृढ़ होता है, यानी कि फलों और बीजों का कठोर आवरण, कठोर जहाँ होगा स्केलन कैमा। और सुबेरिन किसमें होता है, कॉर्क कोशिका में, सुबेरिन कॉर्क कोशिका में सुबेरिन, कॉर्क में पैक्टीन, कोलन कैमा पैक्टीन, कोलन कैमा स्केलन कैमा में लिग्निन, स्केलन कैमा में लिग्निन, स्केलन कैमा में लिग्निन, कोलन कैमा में पैक्टीन, कोलन कैमा में पैक्टीन, सुबेरिन कॉर्क कोशिका में, सुबेरिन कहाँ, कॉर्क कोशिका में, सुबेरिन कॉर्क कोशिका में। अब व्यापारिक कॉर्क किसे कहा जाता है, तो कॉर्क कैम्बियम को कहा जाता है, कॉर्क कैम्बियम को, व्यापारिक कोशिका कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो क्वेकर सुबेर से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्वेकर सुबेर, क्वेकर सुबेर से हम लोग को वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क प्राप्त होता है, क्वेकर सुबेर से। पैरेन्काइमा का कोशिका होता है गोलाकार होता है, पैरेन्काइमा का कोशिका कैसा होता है, गोल गोल होता है, गोलाकार, गोलाकार, पैरेन्काइमा गोलाकार, पैरेन्काइमा गोलाकार। आजकल कैमा दृढ़ कोशिका को नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। तो इसमें दृढ़ उत्तक कोशिका में निर्मित मृदुत्तक नहीं होता है, सही बात है कि इसे मृदुत्तक नहीं होता है। क्या क्या होता है, तो स्कैन कैमा में लिग्निन होता है, अभी तो बताएं, स्कैन कैमा लिग्निन, स्कैन कैमा लिग्निन, कॉलन कैमा पैक्टीन, कॉलन कैमा पैक्टीन, कॉलन कैमा पैक्टीन। हमारा सुबेरिन कोशिका में, सुबेरिन कॉर्क कोशिका में, सुबेरिन कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, तो लिग्निन स्कैन कैमा में तभी सही है। मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होता है, एकदम सही है कि मृत होता है, स्कैन कैमा मृत होता है, स्कैन कैमा मृत होता है। कोशिका बहुत लंबी और बहुत सिरे नुकीली होती है, एकदम सही बात है। स्कैन कैमा क्या होता है, मृत होता है, उसमें लिग्निन पाया जाता है, उसमें बहुत लंबी होती है और उनके सिरे नुकीली होती है और वो दृढ़ होता है, वो एकदम मजबूत प्रदान करता है, किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करता है। आ जाइए, किसमें कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा विभाजोत्तक, किसमें विभाजोत्तक और दृढ़ में क्या नहीं कोशिका स्थान नहीं होता है। मृदुत्तक में होता है, कोशिकीय स्थान होता है, मृदुत्तक में कोशिकीय स्थान होता है, लेकिन विभाजित की दृढ़ उत्तक में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। मृदुत्तक में कोशिकीय स्थान पाया जाता है, मृदुत्तक यानी कि पैरेन्काइमा में पाया जाता है, और हमारा मृदुत्तक और दृढ़ उत्तक में नहीं पाया जाता है, यानी कि विभाजित की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों में कोशिकीय स्थान नहीं होता है। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो कौन सा होती है देख लेते हैं। विद्युत रोधी कॉर्क क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, यानी कि करंट को क्या पास होने देता है, नहीं होने देता, उसमें नहीं होने देता है, करंट और उसमें दोनों नहीं होने देता है कॉर्क, याद रखिएगा। और कॉर्क में नहीं होता है तो ये भी नहीं होता है, यानी कि कोशिका में सिर्फ में प्राप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाया जाता है। जाहिर मृत है कॉर्क, तो कहाँ से उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाएगा, गलत है, ये जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा इसमें। और क्या पाया जाएगा कॉर्क में, तो कॉर्क में भित्ति जल और गैस नहीं जा सकती है, कॉर्क की भित्ति में जल और गैस नहीं जा सकती है। हल्का होता है कॉर्क, सही बात है, हल्का होता है, तभी तो कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वेलामीन, याद रखिएगा, नमी का अवशोषण के लिए वेलामीन, नमी का अवशोषण के लिए वेलामीन, वेलामीन का आवश्यकता कहाँ होती है, नमी में अवशोषण के लिए होती है। विलामिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंज उत्तक अधिपादप मूल, अभिपादप मूल, विलामिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंज उत्तक अधिपादप मूल। और आर्किड के विलामिन के उत्तक कहा जाता है मूलों में, कहाँ होता है आर्किड के विलामिन, कहाँ होता है, मूल यानी कि जड़ में होता है, कहाँ होता है, जड़ में। अवेलामिन नामक अधिग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है अधिपादप मूल में, अधिपादप मूल में वेलामिन पाया जाता है, अधिपादप मूल में पाया जाता है, यानी कि जड़ में, मूल मतलब जड़ होता है, और जड़ में अधिकतर पाया जाता है, यानी कि जैसे कि आर्किड के वेलामिन पाया जाता है, आर्किड में वेलामिन उत्तक रहता है जड़ में।
पौधों में सबसे बाहरी स्तर के छिलका कहाँ क्या क्या होते क्या कहते हैं? तो पौधे में सबसे बाहरी स्तर के छिलके को एपिडर्मिस कहते हैं। और जल हानि को रोकता है। क्यूटिकल क्या कहता है? जल हानि को रोकता है। क्यूटिकल जल हानि को रोकता है। डर्मेटोजन एपिडर्मिस, डर्मेटोजन सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? डर्मेटोजन एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस एपिडर्मिस विकसित होता है डर्मेटोजन में, शीर्षस्थ से बनता है डर्मेटोजन। आगे उत्तक तंत्र पौधे का संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है। मध्य भाग का निर्माण कौन करता है? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, उसी को कहता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, जो कि मध्य भाग का निर्माण करता है। रंध्र और मूल रोम पाए जाते हैं एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। रंध्र और मूल रोम यानी कि जड़ में एपिडर्मिस, जड़ में एपिडर्मिस, रंध्र में एपिडर्मिस, रंध्र में एपिडर्मिस, याद रखिएगा एपिडर्मिस पाए जाते हैं दोनों में। अब पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स पौधे के बाह्य त्वचा यानी कि बाह्य त्वचा के एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। तब पौधे के सबसे बाहरी त्वचा क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है। क्या पाता है? कॉर्टेक्स। और एपिडर्मिस और संवहन मंडल के बीच में पाया जाने वाला पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल संवहन मंडल के बीच में पेरिसाइकिल पाया जाता है। और कैम्बियम के संबंध में निम्न से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखिए कैम्बियम के बारे में पहले सही क्या है वो जान लीजिए। जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है, एकदम सही है। कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। और ये पार्श्व यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वृद्धि का कारण बनता है, द्वितीय वृद्धि का कारण बनता है। कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है और एक या कई परतों का बना हुआ होता है। सही बात है कैम्बियम। और इसकी कोशिका पतली दीवार वाली आयताकार होती है। याद रखिए कैम्बियम आयताकार होता है। क्या गलती है? तो याद रखिए एक बीजी पत्री में कैम्बियम होता है? नहीं होता है। इसीलिए तो एक बीजी पत्री में कभी भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है उसमें, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। ग्राउंड फंडामेंटल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मध्य भाग को निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है कॉर्टेक्स, पेरिडम्ब, मज्जा, पीठ, पेरनज्जा, पीठ। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है और कॉर्टेक्स, पेरिडम्ब, मज्जा, पीठ से पाया जाता है। ग्राउंड मध्य भाग का ही सब हिस्सा है। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य है भाज्य पदार्थों का निर्माण और उसका संग्रहण करना। याद रखिएगा भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य है भाज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। किसका है? भरण लोकतंत्र का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, उसका संग्रह करना। पौधे में भरण उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य है। अजैव पदार्थ का संचयन कौन करता है? एडियोप्लास्ट यानी कि अजैव पदार्थ समझते हैं जो कि मतलब उसमें जान ना हो, तो उसका संचयन कौन करता है? एडियोप्लास्ट करता है। अजैव पदार्थ एडियोप्लास्ट है। और दोनों और फ्लोएम के बीच में जाइलम जो रहता है उसको क्या कहता है? बाइकोलेट्रल, यानी कि दोनों तरफ फ्लोएम और बीच में क्या जाइलम रहे तो उसको बाइकोलेट्रल कहते हैं। अर्य संवहन मंडल में कहते हैं एक बीजी पत्र में पौधे में जड़ों में रहता है। एक बीजी पत्र में कैसा रहता है? अरियल रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। एक बीजी पत्रों पौधे में पाया जाता है। पौधे के जड़ों में पाया एक बीजी पत्री पौधों के जड़ में क्या पाया जाता है? एरियल संवहन मंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। पौधे के स्टेले के परत शामिल होता है। स्टेले होता है परिडंभ, संवहन मूल और मज्जा। परिडंभ, संवहन मूल और मज्जा स्टेले होता है। स्टेले होता है। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं उसके वलय की गिनती करके। और वार्षिक वलय की वृद्धि में शामिल होता है वारिस कास्ट और शरद कास्ट। वसंत कास्ट और शरद कास्ट के दोनों शामिल होता है हमारा वर्षीय कास्ट के वार्षिक वलय और विधि वलय में शामिल होता है वसंत कास्ट और शरद कास्ट दोनों। किसी प्रतिक्रिया के कारण वृद्धि वलय में बनती है तो अंतःरंभीय आधा के कारण क्या होता है? कारण वृद्धि वलय बनता है। याद रखिए 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो 50 वर्ष यानी कि 50 वार्षिक वलय होगा। वर्षों में समुद्र के किनारे जो होता है वार्षिक वृक्षों में वलय नहीं बन पाता क्योंकि स्पष्ट वहाँ जलवायु विविधता नहीं होता है, और जहाँ जलवायु विविधता नहीं होगा वहाँ वलय नहीं बनता है। पुराने पेड़ में जब पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच में केंद्रीय भाग मजबूत और घना और गहरे कत्थई रंग का होता है। उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरामेन सारिल हर्टवुड। ड्यूरामेन सारिल हार्टवुड तीनों कहते हैं हम लोग। बीच में कत्थई रंग को तीनों कहते हैं। ड्यूरामेन भी कहते हैं, सेरिल भी कहते हैं और हार्टवुड भी कहते हैं। याद रखिएगा। हृदय कास्ट के साथ मृत होता है। हृदय कास्ट सभी कोशिकाएं, हृदय कास्ट की सभी कोशिकाएं मृत होती है। हृदय कास्ट की सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। और रस कास्ट के कुछ कोशिकाएं जीवित और कुछ मृत होती है रस कास्ट के, लेकिन हृदय कास्ट की सभी कोशिकाएं मृत होती है। अगला क्वेश्चन, अगर 7 फीट की ऊंचाई पर 2000 में 7 फीट की ऊंचाई पर करते हैं और 2021 में कहाँ हो जाएगा? तो वो भी तो 7 फीट का, क्यों? क्योंकि वो एपिकल बढ़ता है, ऊपर से बढ़ता है, नीचे से थोड़ी बढ़ता है। ऊपर बढ़ते जाएगा, जहाँ मकटे तो आज भी वहीं रहेगा, 7 फीट पे रहेगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिका से, उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का कहता है फूड का यानी कि भोज्य पदार्थ का जो बनता है उसको परिवहन करना काम होता है। नलिका छेद का अगला क्वेश्चन,
चालनी नलिका और सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। नाली चालनी नलिका और सह कोशिका कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में। चालनी नलिका और सह कोशिका कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में। चालनी नलिका और सह कोशिका फ्लोएम में पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो 4 तत्वों से। जाइलम फ्लोएम का 4 जाइलम 4 फ्लोएम का तत्व। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिए संवहन पहले बताया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से संवहन उत्तक का निर्माण होता है। संवहन उत्तक में जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम फ्लोएम का कैम्बियम होता है। कैम्बियम का जो होता है द्वितीय वृद्धि का है जिम्मेदार होता है और इसीलिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें। जाइलम तत्व नहीं है तो सिव सेल नहीं है, सिव ट्यूब नहीं है, बल्कि ट्रैकियार्ड से वेजल से वुड फाइबर है जाइलम, लेकिन सिव ट्यूब नहीं है। सिव ट्यूब क्या है? वो फ्लोएम का भाग है। सिव ट्यूब फ्लोएम का भाग है, जाइलम का भाग नहीं, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है। फ्लोएम एक परिपक्व चालनी नलिका है, वाहिकाओं से भिन्न होती है। तो क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में, क्रियात्मक केंद्रक नहीं होता है फ्लोएम में। एक परिपक्व नलिका वाहिका से भिन्न होती है तब इसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। फ्लोएम में एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होता है क्योंकि केंद्रक का अभाव होता है फ्लोएम में। मुख्य रूप से जल और खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है। तो मुख्य रूप से जल और खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है। तो वाहिनिकाएं क्या करती हैं? जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? वाहिनिकाएं, वेसल्स, वाहिनिकाएं करता है, जल और फ्लोएम का परिवहन करता है। जीवित कोशिका का बना होता है। तो जाइलम फाइबर क्या होता है? जाइलम फाइबर जीवित कोशिका का बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिका बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिका बना होता है। क्या होता है? जीवित कोशिका बना होता है। फ्लोएम में कौन सा मृत कोशिका का बना होता है? फ्लोएम में कौन सा मृत कोशिका बना होता है? याद रखिएगा। तो फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर मृत, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर मृत कोशिका बना होता है। फ्लोएम का कौन सा भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो चालनी नलिका जो होता है फ्लोएम का कौन सा भाग भोज्य पदार्थ का संवहन में भाग लेता है? तो फ्लोएम का कौन सा भाग भोज्य पदार्थ का संवहन में भाग लेता है? तो चालनी नलिका क्या होता है? फ्लोएम में भोज्य पदार्थ जो संवहन में भाग लेता है, भोज्य पदार्थ संवहन में भाग लेता है चालनी नलिका। फ्लोएम का कौन सा भाग? तो फ्लोएम का चालनी नलिका भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। फ्लोएम का चालनी नलिका चालनी नलिका में भोज्य पदार्थ का संवहन में मदद करता था। सह कोशिका जो क्या मदद करता है? चालनी नलिकाओं को सह कोशिका मदद करता है भोज्य पदार्थों को संवहन करने में। सह कोशिका चालनी नलिका को सह कोशिका। फ्लोएम में चालनी नलिका में सह कोशिका। फ्लोएम में चालनी नलिका को सह कोशिका मदद करता है। ये तीनों एक दूसरे को मदद करता है, भोजन का परिवहन करता है हमारे प्लांट में। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है फ्लोएम फाइबर। यांत्रिक सहायता प्रदान करता है फ्लोएम फाइबर। अब फ्लोएम का चालनी नलिका पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच में पाई जाती है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम टिश्यू कहाँ पाया जाता है? दो चालनी नलिका के बीच में फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। पौधे में, अगला क्वेश्चन, पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी है आहार का वहन के लिए। पौधे में जाइलम जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन कि शाखाओं की पत्ती के कारणों की झड़ जाती है तो कॉर्क के बाहर विलंगन परत बन जाने के कारण, अगर कॉर्क जैसे कि हमारा पौधा है तो आउटर लेयर में कॉर्क बन जाता है, कॉर्क के बाहर में एक विलंगन परत बन जाता है तो क्या होता है? सारा पत्ती झड़ जाएगा हमारा। वैज्ञानिक को लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था। जेसी बोस ने जल के लंबी दूरी का अभिगमन का सिद्धांत दिया था। पौधे में यानी कि प्लांट में जल का लंबी दूरी का अभिगमन सिद्धांत कौन दिया था? तो जेसी बोस। कौन दिया था? जेसी बोस। आ जाइए, उत्तक शरीर की सुरक्षा, ठीक है ना। उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच कहते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या कहते हैं? यह इपिथेलियल टिश्यू है जो कि शरीर का सुरक्षा कवच है। इपिथेलियल जो कि सबसे आउटर लेयर होता है, इपिथेलियल टिश्यू जो कि शरीर का सुरक्षा कवच है। उत्तर, घाव को भरने के लिए उत्तरदायी है तो उपकला उत्तक। इपिथेलियल टिश्यू घाव को भरने के लिए सहायक होता है। इपिथेलियल टिश्यू। कौन टिश्यू? इपिथेलियल टिश्यू घाव को भरने में सहायक होता है। लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है क्यूबाइडल इपिथेलियम। कौन इपिथेलियम? क्यूबाइडल इपिथेलियम। लार और श्वेत ग्रंथि में क्यूबाइडल। लार और श्वेत ग्रंथि में लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि में क्यूबाइडल इपिथेलियम। लार ग्रंथि श्वेत ग्रंथि में कौन सा? तो क्यूबाइडल इपिथेलियम पाया जाता है। आगे जाएगा, डिफ्यूजन आगे का प्रसरण और सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन मदद करने वाला इपिथेलियम होता है। यानी कि डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहाँ से होता है? इपिथेलियम से, क्योंकि सबसे बाहरी परत है और सबसे बाहरी परत से विसरण होता है। अंगों का विसरण होता है, श्रवण होता है, अवशोषण होता है, सारा का सारा काम कौन करेगा? इपिथेलियम टिश्यू। क्यों? क्योंकि सबसे बाहरी परत होता है, वो घाव को भरने में सहायक होता है और बाहरी त्वचा का संरक्षक भी कहलाता है। कौन कहलाता है? इपिथेलियम टिश्यू। आज एक क्वेश्चन, त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होती है सल्की इपिथेलियम टिश्यू, सल्की स्किन इपिथेलियम टिश्यू, सल्की इपिथेलियम टिश्यू त्वचा का बाहरी पर सल्की इपिथेलियम टिश्यू होता है। अब मार्कोविलाई और सीलिया स्तंभाकार, मार्कोविलाई और सीलिया क्या होता है? स्तंभाकार बना होता है, स्तंभाकार इपिथेलियम से बना होता है। कौन इपिथेलियम? माइक्रोविलाई और सीली रासांकुर और सीलिया स्तंभाकार से बना होता है। किससे बना होता है? स्तंभाकार से बना हुआ होता है। आगे आ जाइएगा, हमारा दोनों गलत है कि कोशिका कम होती है इपिथेलियम उत्तक कोशिका संख्या कम होती है, गलत है।
फिर अंतर्कोशीय पदार्थ अधिक होते, दोनों गलत है हमारा। आइए आ जाइएगा, सल्की इपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना। सल्की इपिथेलियम यानी कि स्किन हमारा क्या करता है? हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है स्किन। तो सल्की इपिथेलियम सुरक्षा प्रदान करना, सल्की इपिथेलियम सुरक्षा प्रदान करना। पछाभी इपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया और गर्भाशय में। पछाभी, ट्रेकिया, गर्भाशय में, यानी कि शरीर के अंदर कौन सा पाया जाता है? पछाभी, सर के अंदर पछाभी, सर के अंदर पछाभी, ट्रेकिया में पछाभी, गर्भाशय में पछाभी, ट्रेकिया में पछाभी, गर्भाशय में पछाभी, पछाभी एपिथेलियम पाया जाता है ट्रेकिया और गर्भाशय में पछाभी एपिथेलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, मांसपेशी। मांसपेशी त्वचा और मांसपेशी में एरियोलर, दो मांसपेशी को जोड़ने को कार्य करता है। तो दो मांसपेशी को जोड़ने का कहता है एरियोलर। एरियोलर त्वचा और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है एरियोलर। एरियोलर त्वचा को मांसपेशी से जोड़, दो मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है एरियोलर। मोटापा में कौन सा? फैटिक एसिड होता है। फैटिक यानी कि फैटिक वसा, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू होता है, वसा उत्तक होता है, इसी को होते हैं एडिपोज टिश्यू। मोटापा में एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा उत्तक होता है। एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है वसामय उत्तक। कौन? एडिपोज टिश्यू। शरीर को गर्म, वही एडिपोज टिश्यू, वसामय उत्तक जिम्मेदार होता है। ऊँट के कुबर में क्या होता है? वसामय उत्तक होता है। ऊँट के कुबर में वसामय उत्तक, ऊँट के कुबर में वसामय उत्तक होता है, ऊँट के कुबर में वसामय उत्तक होता है। निम्नलिखित में किस उत्तक में कोशिकाओं के वसा की बूंदे भरी रहती है? तो एडिपोज टिश्यू में वसा की बूंद, जहाँ जहाँ वसा का बात आएगा वहाँ वहाँ एडिपोज टिश्यू का बात आएगा। उत्तक कौन है? रुधिर है। रुधिर क्या है? एक उत्तक है। रुधिर क्या है? एक उत्तक है। रुधिर उत्तक है। उत्तक का उदाहरण है लसिका। लिम्फ, लिम्फ क्या है? उत्तक का उदाहरण है। ब्लड, लिम्फ, दोनों के दोनों क्या है? ब्लड और लिम्फ उत्तक है। ब्लड और लिम्फ उत्तक है। रुधिर, रुधिर और लसिका क्या है? उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक है, यानी कि अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, इशारा से क्या है? 8 प्रकार, 8 गो होता है हमारा संयोजी उत्तक। यहाँ 3 ही दिया हुआ, अस्थि, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सब क्या है? हमारा क्या है? हमारा संयोजी उत्तक है। कहाँ है? तो संयोजी उत्तक है हमारा। क्या है? तो संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा, संयोजी उत्तक है हमारा संयोजी उत्तक है। कौन सा शरीर एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो वसामय उत्तक। शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है वसामय उत्तक। एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है तो वसामय उत्तक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। श्वेत और पीला, व्हाइट फाइबर और पीला फाइबर एरियोलर उत्तक में। एरियोलर में कैसा होता है उत्तक? तो व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर एरियोलर में। एरियोलर टिश्यू में व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर एरियोलर टिश्यू में। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ आता है? कार्टिलेज में। उपास्थि में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन। टेंडन में निर्माण होता है श्वेत तंतुमय उत्तक। टेंडन में श्वेत तंतुमय, टेंडन में श्वेत तंतुमय उत्तक, टेंडन में श्वेत तंतुमय उत्तक, टेंडन में श्वेत तंतुमय उत्तक होता है टेंडन में। और लिगामेंट में पीला, टेंडन में श्वेत, लिगामेंट पीला, लिगामेंट पीला, लिगामेंट पीला, श्वेत टेंडन, श्वेत टेंडन, लिगामेंट का निर्माण पीला, लिगामेंट का निर्माण पीला। और टेंडन लिगामेंट कैसा है? संयुक्त उत्तक अभी बताया है। कार्टिलेज, बोन, लेनन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, इशारा क्या है? संयोजी उत्तक का निर्माण करता है। आगे टेंडन मांसपेशी को, टेंडन लिगामेंट जानते हैं? लिगामेंट क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन से बोन जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को मांसपेशी से जोड़ने वाला क्या होता है? टेंडन होता है। आगे जी, सेम्बेशियस ग्रंथि क्या होता है? स्तनियों के त्वचा में पाया जाता है, डर्मिस में पाया जाता है। मान लीजिए कि कोई आदमी मर गया है तो उसे कैसे पता लगाएंगे कि वह एक स्तनी है या नहीं? तो उसके डर्मिस में, यानी कि उसका त्वचा में देखेंगे सेबेशियस ग्रंथि है या नहीं। अगर सेबेशियस ग्रंथि है तो हम मानेंगे कि वह स्तनी है, मैमल्स है, मैमल्स यानी कि मैमल्स, स्तनी के त्वचा के में डर्मिस में पाया जाता है सेबेशियस ग्रंथि। मस्तनी के त्वचा के डर्मिस है, स्तनी के त्वचा के डर्मिस में सेबेशियस ग्रंथि पाया जाता है। लैक्रिमल ग्लैंड, आंसू में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? वहाँ जहाँ से आंसू निकलता है तो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलता है। आगे जाइए, तलवे, खूड़ और सींग में कीरेटिन, 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 खूड़ में कीरेटिन, खूड़ में कीरेटिन, खूड़ में कीरेटिन, खूर 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 खूर, सींग, खूर, तलवे में कीरेटिन नामक प्रोटीन होता है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक प्रोटीन, ऑस्टियोब्लास्ट नामक प्रोटीन होता है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपास्थि होता है, हड्डी में होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी में, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका सेल कहाँ होता है? ऑस्टियोब्लास्ट, तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है अस्थि में, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है? कोशिका उपास्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपास्थि में, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपास्थि में, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपास्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहाँ होता है? उपास्थि में, कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि में। अब मास्ट कोशिका संयोजी उत्तक है, मास्ट कोशिका संयोजी उत्तक, मास्ट कोशिका संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन, एरियोलर उत्तक पाए जाने वाले निम्नलिखित कौन से कोशिका रुधिर वाहिकाओं में फैलने में प्रोटीन हिस्टामिन प्रभावित करता है? तब मास्ट कोशिका हिस्टामिन स्रावित करता है, मास्ट कोशिका हिस्टामिन स्रावित करता है, मास्ट कोशिका हिस्टामिन स्रावित करता है, मास्ट कोशिका
कोशिका हिस्टामिन स्रावित करता है, मास्ट कोशिका हिस्टामिन स्रावित करता है, याद रखिएगा मास्ट कोशिका हिस्टामिन स्रावित करता है। मास्ट कोशिका संयोजी उत्तक है, अब मास्ट कोशिका क्या स्रावित करता है, हिस्टामिन। मास्ट कोशिका हिस्टामिन, हिस्टामिन कौन स्रावित करता है, मास्ट कोशिका हिस्टामिन, मास्ट कोशिका। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा हमारा, प्लीहा यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला जालवत संयोजी उत्तक होता है, जालवत संयोजी उत्तक होता है कौन में, जालवत संयोजी उत्तक होता है प्लीहा यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, जालवत संयोजी उत्तक पाया जाता है। मनुष्य में त्वचा सबसे मोटी होती है, तलवे पर सबसे मोटी होती है। कहाँ सबसे ज़्यादा मोटा होता है त्वचा, तो तलवा पर, तलवा पैर के नीचे तलवा। और मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, आंखों के पलक पर सबसे पतला, आंखों के पलक पर सबसे पतला, त्वचा पर सबसे मोटा, आंखों के पलक पर सबसे पतला, आंखों के पैरों के त्वचा पर सबसे मोटा होता है तलवा में। आगे क्वेश्चन, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, जिसके कारण है कि वसा उत्तक की कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती है, वसा उत्तक की कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती है, वसा उत्तक की कमी के कारण। उम्बिलिकल कॉर्ड भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। उम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जो बच्चा का नाल होता काटते हैं ना जन्म के समय में, उसी को कहते हैं हमारा उम्बिलिकल कॉर्ड। और उसको कैसा होता है, भ्रूणीय संयोजी उत्तक। ऐसा उत्तक है, भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनी के अस्थि में, स्तनियों के अस्थि में, स्तनियों के अस्थि में हैवर्सियन तंत्र, हैवर्सियन तंत्र स्तनियों के अस्थि में, स्तनियों के अस्थि में। हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है, स्तनियों के अस्थि में पाया जाता है, याद रखिएगा। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रिया में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन एलर्जी प्रतिक्रिया में, हिस्टामिन प्रोटीन अब मास्ट सेल से निकलता है, मास्ट कोशिका से निकलता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन से मास्ट कोशिका निकलता है। मास्ट कोशिका से क्या निकलता है, हिस्टामिन, मास्ट कोशिका से हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो एलर्जी प्रतिक्रिया करता है, एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेता है। हिस्टामिन एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेता है। कोलाजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है। कोलाजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन 1/3 भाग है। कोलाजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 है। कोलाजन 1/3, कोलाजन 1/3, कोलाजन 1/3। अभी पढ़ा है ना, कोलाजन 33% भाग में नहीं पढ़ा, फाइबर है, याद रखिएगा। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन, कालेजन। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है कालेजन। कालेजन हमारे बॉडी में 33% भाग में पाया जाता है, 33% 1/3। आगे आ जाइएगा, कोलाजन 1/3, कोलाजन 1/3, कोलाजन प्रोटीन हमारे शरीर में 1/3 भाग में पाया जाता है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल उपास्थि होता है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल उपास्थि, बाह्य कर्ण में पाए जाने अंतःकंकाल उपास्थि, बाह्य कर्ण में पाए जाने अंतःकंकाल उपास्थि, बाह्य कर्ण में पाए जाने अंतःकंकाल उपास्थि, बाह्य कंकाल पाए जाने अंतःकंकाल उपास्थि, बाह्य कंकाल में पाए जाने अंतःकंकाल उपास्थि, बाह्य कंकाल पाए जाने अंतःकंकाल उपास्थि। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार है पेशी उत्तक। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार है पेशी उत्तक, क्या होता है, गति के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशी उत्तक में। सार्कोप्लाज्म पेशी उत्तक में, सार्कोप्लाज्म पेशी उत्तक में, सार्कोप्लाज्म पेशी उत्तक में, सार्कोप्लाज्म पेशी उत्तक में। आरेखित और रेखित उत्तक मूल रूप से क्या होता है, पेशी उत्तक में। राखित और आरेखित पेशी उत्तक का 2 प्रकार, रेखित आरेखित। पेशी उत्तक का 2 प्रकार, रेखित और आरेखित। सार्कोप्लाज्म पाया जाता है पेशी उत्तक में, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशी उत्तक में। नेत्र के आइरिस में पाए जाते हैं आरेखित पेशी, नेत्र के आइरिस में 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 आरेखित पेशी। क्योंकि आइरिस को हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, उसी को आरेखित पता है। जो मन से कर सकते हो रेखित पेशी, और जो मन से नहीं कर सकते उसको आरेखित पेशी। तो आइरिस क्या है, आँख का, तो आरेखित पेशी है। इंटरकैलेटेड डिस्क हृदय पेशी में होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ होता है, हृदय पेशी में। इंटरकैलेटेड डिस्क हृदय पेशी में इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, हृदय पेशी में इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, याद रखिए। हृदय पेशी में कहाँ होता है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ होता है, हृदय पेशी में पाया जाता है। और ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी है, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार काम करे उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। यानी कि ऐच्छिक पेशी उत्तक का 2 प्रकार, रेखित पेशी और आरेखित पेशी। रेखित पेशी वैसे उत्तक को कहते हैं जो कि अपने मन से मूवमेंट किया जा सके, और आरेखित पेशी उसको कहते हैं जिसकी कि हम लोग मन से नहीं किया जा सकता है, उसको मूवमेंट नहीं किया जा सकता है। आहार नाल का एक भाग एक दूसरे से भोजन का प्रवाह को संकुचन का परेशान करता है आरेखित पेशी के कारण। आरेखित पेशी के कारण हमारे भोजन को जो आहार नाल से एक भाग से दूसरे भाग ले जाते हैं आरेखित पेशी के कारण। मायोफिब्रिल नामक प्रोटीन नामक रचना पेशी उत्तक में, मायोफिब्रिल पेशी उत्तक, मायोफिब्रिल पेशी उत्तक में पाया जाता है। पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। कॉन्ड्रियक पेशी में, पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। तो कॉन्ड्रियक पेशी में क्या होता है, थकान उत्पन्न नहीं है। कार्डियक मतलब क्या, हार्ट कभी नहीं थकता है, हार्ट
कभी नहीं थकता है, इसीलिए कार्डियक पेशी कभी नहीं थकता है, कार्डियक पेशी कभी नहीं थकता है। शरीर के कुल भार का 50% भार रेखित पेशी का होता है, शरीर का 50% भार रेखित पेशी का होता है। रेखित पेशी यानी कि वैसा पेशी जिसमें कोई हम अपने मन से मूवमेंट किया जा सकता है, उसको रेखित पेशी कहते हैं, जो शरीर का टोटल 50% भाग का होता है। संवेदना का सारी चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तंत्रिका उत्तक में। तंत्रिका और संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे कोशिका में तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू के द्वारा संवेदना का चालन करते हैं, नर्वस टिश्यू के कारण। संवेदना का चालन नर्वस टिश्यू के कारण, तंत्रिका उत्तक के कारण करते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई होता है न्यूरॉन, तंत्रिका उत्तक की इकाई होता है न्यूरॉन, तंत्रिका उत्तक की इकाई होता है न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका का कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। और जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है। हमारा न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। न्यूरॉन से पतला शाखाएं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स पतली को डेंड्राइट्स कहते हैं। और रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक में, नर्वस टिश्यू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेनवियर का नोड तंत्रिका उत्तक में, रेनवियर का नोड तंत्रिका उत्तक में पाया जाता है। और दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के जोड़ को साइनेप्स कहते हैं। आज ये न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कहाँ होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में न्यूरॉन कोशिका का संवेदना का संचार होता है। आज बायोप्सी क्या होता है? तो परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी क्या होता है? कि हमारे शरीर से कुछ टिश्यू को काट कर निकाल के और उससे परीक्षण करना बायोप्सी कहलाता है। समाप्त हो गया ये चैप्टर। थैंक यू।